Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. तो आज बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं सबको सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि इतने टाइम तक मेरा कोई ब्लॉग ही नहीं आ रहा था। तो इसके कुछ रीज़न्स हैं जो मैं बताऊँगी अभी कि इतने दिन से ब्लॉग क्यों नहीं आया था। तो पहले तो आप सबको पता है कि मेरी मैटरनिटी पोस्टिंग चली थी एंड यू ऑल नो दैट वो कितनी ज़्यादा हेक्टिक और बिज़ी रहती है। जो आपकी पोस्टिंग होती है उसमें आपको शाम को जाना होता है, रात को जाना होता है, तो आपको टाइम नहीं मिलता है कि आप ब्लॉग बनाओ या फिर अपनी कुछ जो भी आप अपनी हैबिट्स या यूँ कहूँ जो आपके शाही शौक़ है वो आप नहीं इतना उन पर ध्यान दे सकते हो। इसके अलावा जो मेरा फ़र्स्ट टर्म था, मैंने पहले कहा था पहले ब्लॉग में कि उतनी ज़्यादा मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है, बट होपफुली वो मतलब एक अच्छी तरह से हो गया मेरा फ़र्स्ट टर्म। उसके पहले हमारे 4 दिन लगातार कंटिन्यूसली एग्ज़ाम रहे एंड आफ्टर दैट 4 दिन प्रैक्टिकल्स थे। तो हमारे जो 4 सब्जेक्ट होते हैं वो मेनली होते हैं मेडिसिन, सर्जरी, ओबीजी गायनी एंड पीडियाट्रिक्स। तो पहले 4 दिन जो था वो इनका हमारा थ्योरी का एग्ज़ाम रहा एंड आफ्टर दैट 4 दिन हमारे लगातार प्रैक्टिकल एग्ज़ाम रहे। उसके बाद हमारा फ़र्स्ट टर्म ख़त्म हो गया एंड जो मेरी मैटरनिटी की पोस्टिंग थी वो 1 हफ़्ते के लिए सस्पेंड हो गई थी क्योंकि हमारा जो फ़र्स्ट टर्म था उसकी वजह से। एंड आफ्टर दैट जब हमारा फ़र्स्ट टर्म ख़त्म हो गया, प्रैक्टिकल्स ख़त्म हो गए, तो फिर से हमारी मैटरनिटी पोस्टिंग कंटिन्यू स्टार्ट हो गई। तो मैटरनिटी पोस्टिंग की अगर मैं बात कहूँ तो आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बहुत ही एक अमेजिंग पोस्टिंग है जहाँ पर आपके ऊपर है आप कितनी ज़्यादा स्किल्स को सीख सकते हो। अगर जो आपका फाइनल ईयर एक एमबीबीएस स्टूडेंट होता है वो एक अच्छे तरीके से अगर काम कर रहा है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा है, तो ये फर्दर उसे जब वो डॉक्टर बन जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हेल्प करते हैं ये। लाइक आप डिलीवरी ले रहे हो, डिलीवरी कर रहे हो, तो जब आप पीएचसी में एज अ डॉक्टर एज अ एमओ बैठोगे तो वहाँ पे आपके पास कोई भी सुपर स्पेशलिस्ट या यूँ कहूँ कि कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं होगा, डिलीवरी आपको खुद लेनी होगी। तो यही बेस्ट टाइम है आपको सीखने का। एंड अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने तो बहुत कुछ सीखा मैटरनिटी पोस्टिंग में, मुझे बहुत मज़ा आया एंड मेरा लास्ट डे था मैटरनिटी पोस्टिंग का। मैं बहुत खुश भी हूँ एंड कि मेरी मैटरनिटी पोस्टिंग ख़त्म होगी बिकॉज इट्स क्वाइट बिज़ी शेड्यूल। बट मुझे दुख भी हुआ क्योंकि दुख इसलिए हुआ क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जो स्किल्स थी अब ऐसा लग रहा है कि हाँ वो सब ख़त्म हो गया। बट ऐसा नहीं है, आप कभी भी जा सकते हैं जब आपका मन करे कि हाँ आज मुझे डिलीवरी करवानी है तो आप जा सकते हो, पीजी को असिस्ट कर सकते हैं। एंड ऐसे ही मेरा जो अगर मैं अपनी मैटरनिटी पोस्टिंग के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जब मैं फ़र्स्ट डे गई थी तो फ़र्स्ट डे मुझे नहीं आती थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी। धीरे धीरे हमने हर काम सीखा। सैंपल लेना कैसे लेना है, कैथेटर डालना कैसे डालना है, फिर उसको फ्लश कैसे करना है, आईवी कैनुला कैसे डालना है, आईवी ड्रिप सेट, हर चीज़ हमने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ सीखी। फिर जो हम एंटीनेटल वुमेन आ रही है उसकी सारी इन्वेस्टिगेशंस करवा रहे हैं, रेट्रोग्रेड फिलिंग अल्ट्रासाउंड के लिए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत मज़ा आया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो माल की दे रहे। तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इतनी भी कितनी बिज़ी कि हाँ तुम ब्लॉग ही नहीं बना पाई, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि तुम्हारे कोई ब्लॉग ही नहीं आ रहे हैं। तो इतना बिज़ी शेड्यूल के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ कि जो मेरा शेड्यूल था वो कैसे था। तो मेरी सुबह क्लासेस लगती थी 8 बजे, 8 से 9 और 9 से 10 जो लेक्चर हॉल होगा उसमें क्लासेस लगती थी। एंड आफ्टर दैट 10 से 1 मेरी क्लिनिकल पोस्टिंग होती थी। 1 से 2 टाइम मिलता था लंच करने के लिए, फिर 2 से 3 और 3 से 4 अगेन थ्योरी क्लासेस थी, फिर 4 से 6 शाम की पोस्टिंग चल रही है। जो सुबह आपका 10 से 1 की पोस्टिंग थी वही अब शाम को भी शिफ्ट हो गया है, शाम को भी जाना पड़ रहा था 4 से 6। एंड फिर 6 बजे से मैटरनिटी की पोस्टिंग स्टार्ट हो जा रही थी, 6 से 10। एंड फिर 10 से 10 बजे आना है वापस, खाना खा के डिनर करके फिर 10-15 तक जाना था एंड 10-15 से रात के 2 बजे तक। तो 15 डेज़ ऐसा रहा कि रात के 10 बजे से 2 बजे तक, और वो उस टाइम था जब मेरे एग्ज़ाम थे। एंड वो 15 डेज़ आफ्टर दैट जो कैसा हुआ कि पहले 10 से 2 था, फिर अब रात के 2 से 6 भी जाना पड़ रहा था।
तो फिर 2 से 6 में जब पोस्टिंग के बाद वापस आ जा रहे हैं हम, लेबर रूम में लग रही थी, कभी ट्रायल्स में जाना पड़ रहा था, कभी वार्ड में जाना पड़ रहा था। तो 6 बजे वापस आने के बाद थोड़ी देर में सो जाती थी, 7:30 तक मैं सो जाऊंगी। एंड आफ्टर दैट फ्रेश होने के बाद, तैयार होने के बाद मैं वापस क्लास के लिए चली जाती थी, 8 o'clock जो क्लास होती थी उसके लिए। एंड अगेन वही सारा शेड्यूल हमारा सेम यही रिपीट हो रहा था। एंड हेक्टिक इसलिए था क्योंकि फ़र्स्ट टर्म भी था एंड साथ में शाम के क्लिनिक्स भी चल रहे थे, तो थोड़ा सा जो टाइम था वो इतने अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रहा था कि मैं ब्लॉग बनाऊं। बस यही रीज़न था कि ब्लॉग नहीं आए थे काफ़ी टाइम से। एंड अगर मैं बात करूं लेबर रूम और ट्रायल्स की एंड वार्ड की, तो जो बेसिक काम होता है ना, जो बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, वो सबसे पहले तो आपको सैंपल लेना आना चाहिए। आपको आईवी सेट, आईवी ड्रिप सेट कैसे डालना है, आईवी कैनुला कैसे लगाना है, ये चीज़ें बेसिकली आपको आनी चाहिए। कैथेटर डालना आना चाहिए। ये चीज़ें आप बेसिकली मैटरनिटी पोस्टिंग में ही सीखेंगे। तो जो भी जूनियर्स होंगे उन्हें यही कहूँगी कि स्किप मत करना, काफ़ी इफ़ेक्टिव पोस्टिंग रहती है एंड काफ़ी मज़ा भी आता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो सबसे पहले जो डिलीवरी के लिए मुझे था कि मुझे डिलीवरी लेनी है, तो सबसे पहले मुझे डिलीवरी, जब पीजी ने मुझे डिलीवरी दी उससे पहले तो डिलीवरी को असिस्ट किया था मैंने। तो आपको डिलीवरी को असिस्ट करना होता है, साथ में जो आपके पीजीज़ हैं या फिर जो गायनेकोलॉजिस्ट जो भी करवा रहे हैं डिलीवरी, उनको असिस्ट करना होता है, देखना होता है कि किस तरह से वो स्टेप्स हैं, किस तरह से बच्चा बाहर आ रहा है, किस तरह से उसको सपोर्ट करना है, हर चीज़ देखना है, कब एपिजियोटमी कब देनी है। तो वो सब चीज़ें थी एंड काफ़ी मज़ा आया। सूचर लगाए एंड डिलीवरी भी ली एंड वेरी इफ़ेक्टिव। आई मिस दिस पोस्टिंग एंड यही कहूँगी कि बहुत मज़ेदार पोस्टिंग थी। एंड वन गुड न्यूज़ इज़ दैट कि मुझे छुट्टियाँ पड़ रही हैं। आई मीन जो भी सीनियर हैं, जो हमारे स्पेशली मैं कहूँगी कि जो भी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो हैं, क्योंकि 1 से 7 तक जूनियर बैच आ रहा है, जो न्यू बैच आएगा, तो इसलिए एंटी रैगिंग जो हॉलीडेज़ हैं वो हमें पड़ रही हैं। एंड मैं चाह रही हूँ घर आफ्टर बहुत एक लंबे ब्रेक के बाद, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत सारी सोचा है कि घर जाके घूमूंगी, बहुत मज़े करूंगी एंड देखते हैं फिर क्या होता है। 1 से 7 दिन तक का ब्रेक है एंड आई थिंक जब से मैं आई हूँ तो ये पहली बार इतना लंबा ब्रेक मिला है। इससे पहले कभी इतनी छुट्टियाँ नहीं मिलती थी। तो आई होप यू ऑल गाइज आर इंजॉइंग योर हॉलीडेज़ एंड मैं भी इंजॉय करूँगी। अरे कहना क्या चाहते हो? तो जो भी एंटीनेटल वुमेन यहाँ पे आती है तो उसको आईवी सेप्ट्राक्सोन दिया जाता है, एंटीबायोटिक है ये। एंड आफ्टर, अगर हम डिलीवरी से पहले तो देना ही होता है, आफ्टर डिलीवरी तो बेसिकली हम सिजेरियन सेक्शन में ही देते हैं। सिजेरियन सेक्शन में आफ्टर 24 आवर और 48 आवर तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं अगर पेशेंट को फीवर है या फिर डिस्टेंशन है। तो जो भी सिजेरियन करने के बाद जो भी पेशेंट होती है उसको बेसिकली हम क्या देते हैं, उसको बेसिकली हम देते हैं आईवी सेफ्ट्राक्सोन, आईवी रैंटेरिन, मेटाक्लोप्रोमाइड देते हैं, पीसीएम एंड ट्रेमाडोल। ये तो बेसिकली देनी ही देनी होती है। एंड जो भी आपकी एंटीनेटल वुमेन आ रही है उनका बीपी मॉनिटर एंड वाइटल मॉनिटर करने होते हैं। एंड सपोज़ अगर किसी का बीपी ज़्यादा आ जा रहा है तो हम सबसे पहले तो उसको एम्लोडिपिन दे देंगे, 5 mg देते हैं। एम्लोडिपिन टैबलेट फॉर्म में होता है। लेकिन अगर वो बीपी इंक्रीज़ कर रहा है, बीपी कंट्रोल में नहीं है, तो आईवी लेविटालोल हम स्टार्ट करते हैं। तो जो आईवी लेविटालोल देते हैं वो हम 20 mg इन फर्स्ट 20 मिनट देते हैं। फिर आफ्टर 20 मिनट के बाद हम 40 देते हैं एंड फिर 20 मिनट के बाद 40 एंड नहीं कंट्रोल हो रहा है तो 20 मिनट के बाद हम 80 दे रहे हैं। ठीक है, अगर उसके बाद भी नहीं कंट्रोल होता है तो हम मैक्स सल्फेट स्टार्ट कर देते हैं जो कि एंटी कन्वल्सेंट है। तो ये तो मैं बेसिकली वो बता रही हूँ जो यहाँ पर हम लेबर रूम में करते हैं। फिर उसका आरबीएस भी मॉनिटर करना होता है, शुगर मॉनिटरिंग करनी होती है। लेकिन अगर किसी का जो शुगर लेवल है वो ज़्यादा है, कोई डायबिटिक है एंटीनेटल, ठीक है, तो उसको हम आईवी इंसुलिन पे उसको आईवी इंसुलिन स्टार्ट करते हैं। एंड कोई पेशेंट है अगर वो एनीमिया के साथ आ रही है तो इंडिकेशन है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की, तो फटाफट उसके लिए ब्लड अरेंजमेंट करवाते हैं। फटाफट से वो पहले ब्लड अरेंजमेंट का फॉर्म भरना होता है, फिर उसको ब्लड बैंक में उनके रिलेटिव या फिर कोई इंटर्न जाके उसको ब्लड अरेंजमेंट करवाते हैं। तो 1 यूनिट जो होता है वो 350 ml होता है, उसके अकॉर्डिंग हम फिर उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाते हैं। और सपोज़
कोई फीमेल आ रही है, उसको लेबर पेन नहीं स्टार्ट हो रही हैं, तो उसको हम इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं। तो इंडक्शन ऑफ लेबर करने के लिए जो यहाँ पे यूज़ होता है वो सबलिंगुअली मिसोप्रोस्टोल यूज़ कर सकते हैं या फिर उसको परवेजाइनली यूज़ करते हैं। एंड डाइनोप्रोस्टोन भी यूज़ हो सकता है, तो उसको 6 आवर्ली 3 डोजेज़ में यूज़ करते हैं। ऑल्दो जो आपका मिसोप्रोस्टोल है उसको एवरी 4 आवर्ली 5 डोजेज़ इस तरह से उसका जो रेजीम होता है ऐसे स्टार्ट करते हैं। कई बार क्या होते हैं कि कुछ पेशेंट जो होती है वो ईचिंग के साथ आती है, तो उसको हम बोलते हैं ना ICP, ठीक है। जो बात है ना लेबर रूम की, तो वो ये है कि बहुत सेंसिटिव होता है, आपको बिल्कुल एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि कभी भी किसी का कोई पेशेंट है, उसका सिजेरियन होना है, उसको ऑपरेशन के लिए OT के लिए तैयार करना है, किसी को लेबर पेन नहीं आ रही है, उनको इंडक्शन ऑफ लेबर करना है, तो आपको बिल्कुल एक्टिव रहना होता है कि आपके चारों तरफ क्या चल रहा है। हर जो भी आपकी टाइमिंग्स है 1 आवर 2 आवर्ली आपको पेशेंट्स को मॉनिटर करना है, जो भी एंटीनेटल वुमेन वहाँ पे आई हुई हैं, तो आपने हर चीज़ एक एक्टिव मैनेजमेंट के साथ देखनी है। पूरा लेबर रूम, ट्रायल्स, हर चीज़, किसी का सैंपल देना है साइमल्टेनियसली, किसी का PV करना है, तो आपको बिल्कुल एक्टिव रहना होता है कि हाँ इधर क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है। यू कांट कंसंट्रेट ओनली ऑन वन पेशेंट बिकॉज पेशेंट लोड इतना ज़्यादा है। मैं अगर डॉक्टर RPGMC टांडा की बात करूँ तो यहाँ तो पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है और आपको इफ़ेक्टिव तरीके से हर काम करना होता है। जो ICP है उसके लिए हम फास्टिंग, जो उसके बाइल एसिड हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल हैं, उनको हम चेक करते हैं और 37 वीक्स पर इंडक्शन करते हैं। और इस केस में हम जो ड्रग देते हैं वो यूडिलिप देते हैं, 300 mg होता है, BD या फिर TDS ऐसे दे देते हैं। और जब आप लेबर रूम में है ना, तो आपसे कोई भी पूछ सकता है मैकेनिज़्म ऑफ लेबर, फटाफट से उसके स्टेप्स बता दो। तो उसके लिए ना एक छोटा सा जो एक निमोनिक है वो हमेशा याद रखना है, वो होता है ED फिक्रे, एंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन एंड एक्सपल्शन। तो जो ये ED फिक्रे है ना, इससे आप लर्न कर सकते हो और कोई भी आपको पूछ सकता है बट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ लेबर, उसके स्टेप्स बताओ, फटाफट से स्टेप्स बोल दिए तो फिर टीचर भी आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करते हैं। तो इस तरह से मेरा लेबर रूम का जो 1 मंथ की पोस्टिंग थी काफ़ी इफ़ेक्टिव रही, काफ़ी मज़ा आया। साथ साथ में हमने क्लासेस लगाई, साथ में हमने क्लिनिक्स लगाए एंड हर चीज़ हुई। थोड़ा सा बिज़ी था, माहौल बिज़ी था, बट हर चीज़ बहुत अच्छे से हुई। एंड आज NMC की जो टीम थी वो विज़िट करने आई थी हमारे कॉलेज में। तो जो हमारी केस प्रेजेंटेशन थी वो भी आज NMC के सामने हुई। जो NMC की टीम थी उन्होंने देखा कि बच्चे किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं एंड रैंडमली वो बच्चों से कुछ भी एग्जामिनेशन करवा रहे हैं एंड दे आस्क्ड, उन्होंने हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे एंड हमारे जो बैच था उन्होंने काफ़ी अच्छे से इफ़ेक्टिव तरीके से आंसर दिए एंड NMC टीम वाज सरप्राइज एंड दे वर हैप्पी विद अस। तो वो बहुत खुश थे हमसे, हमारे कॉलेज से, क्योंकि जो भी वो क्वेश्चन पूछ रहे थे तो बच्चे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे थे एंड आज सभी बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि कल से छुट्टियां पड़ रही हैं, सभी अपने घर जाने के लिए, कुछ लोग तो चले गए हैं एंड कुछ लोगों ने जाना है। लाइक आपके सामने एक मैं हूँ जिसने अभी जाना है, मैंने अभी तक पैकिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया है। मुझे लगा बहुत दिन हो गए हैं, पहले मैं ब्लॉग थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, आफ्टर दैट मैं पैकिंग करूँगी और फिर जाऊँगी घर एंड करूँगी ढेर सारे मज़े। तो गाइस इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए एंड आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ मेरा चैनल शेयर कर दें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने को बोलें। सो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।